हाँ, देखिए बच्चों, मैं मोतीलाल अहरवार, सहायक शिक्षक नेहरू कॉलेज पनवाड़ी, पुनः अगला वीडियो लेकर के आपके समय को उपस्थित हूँ। जो आपको बताया मैंने कि कक्षा 10 की गणित गए हैं, तो प्रश्नावली 1.2 चल रही है आपके। उसके बाद मैंने आपको इसके सवाल भी बताए थे। उसके बाद आपका अगला सवाल था कुछ विशेष था, आपका सवाल दिया है 6वां सवाल। 6वां में दिया है, 6वां सवाल दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। जी आपको इसकी व्याख्या करना है, ये भाज्य क्यों है। तो देखिए इसको इस प्रकार से हल करते हैं हम। देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 बराबर, इसमें देखिए दोनों संख्याओं में लेंगे, 13 दोनों में कॉमन है, 13 दोनों से कॉमन ले लिया। कोष्टक 13 का भाग दिया, यहाँ बचा आपका 7 गुणा 11 प्लस यहाँ बचा कितना, 13 का भाग 13 में जाएंगे, कितना आएगा 1। हाँ तो देखिए जो आएगा आपका बराबर 13 गुणा 70 प्लस 1 बराबर 13 गुणा 70 1 78 बराबर। इस 78 के हम गुणनफल कर लेंगे, 2 गुणा 3 6 गुणा 13 13 6 78। तो यानी जी आपका हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 जो हो गया आपका इस प्रकार से 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखिए जी आपके गुणनखंड हो गए। अब हम इसमें देख रहे हैं कि चूंकि 2,3 तथा 13 अभाज्य संख्याएं हैं। देख रहे हैं आप, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और आपका 13 भी अभाज्य है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपने पढ़ी थी, उसमें था कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से विभाजित है। जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से आपको मालूम कि भाज्य संख्या, जो मालूम भाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्या आपकी 2 3 और 13 जी अभाज्य है, भाज्य संख्या तो नहीं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। तो ये गुणनखंडित के रूप में है, तो इनसे जो है ये भाज्य संख्या है, इन अभाज्य संख्याओं से इसे विभाजित किया जा सकता। ये लोग जी पता चल गया कि 2 3 13 अभाज्य संख्याएं
है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से प्रत्येक भाज्य संख्या भाज्य संख्या में गुणनफल से गुणनखंडित किया जा सकता है, यानी उन्हें गुणनखंडों से के रूप में लिख करके उन्हें गुणनखंडित किया जा सकता है। अब अगली संख्या दी है, ये भी सिद्ध करना है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 15, 5 प्लस 5 है बराबर, इसमें देखिए बराबर इन सब में, इसमें 5 कॉमन आ रहा, दोनों 5 से भाग जा रहा, तो 5 ले लेंगे हम कॉमन। ये बचा आपका 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 का 5 में दिए कितना है 1 बराबर 5। गुणा कर लेंगे, 1 गुणा 2 में 2 2 6 चौको 24 छक्का 144। अब 144 गुणा 7, 144 गुणा 7 चौका 28 की 8 नहीं 2 7 चौका 2 30 की 16 नहीं 7 7 3 10 1008 और प्लस 1 5 जोड़ देंगे तो जो जाएगा 1009। ये आपका प्राप्त हो गया 5 गुणा 1009। तो इसके लिए देखते हैं कि 5 और 1009 कैसी है, ये अभाज्य संख्या है। अब ये नहीं कर सकते किसी, अतः 5 गुणा 5 कोमा 1009 अभाज्य संख्याएं हैं। इनके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, अभाज्य संख्या है दोनों। इसी 5 और 1009 के अभाज्य संख्या अंकगणित के आधार प्रमेय से के अनुसार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ये सिद्ध के भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इस प्रकार का प्रमेय से यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। कैसी है ये भाज्य संख्या है, यानी जो क्यों है, तो इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कि ये जो है कैसी है भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल ऐसा होता है आपका। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखिए उसकी लैंग्वेज है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं से एक किताब से पढ़ करके दिया उसने कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया को लगते 18 मिनट और सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और रवि को कितना समय लगता है? रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर है 12 मिनट। रवि को लगता है 12 मिनट। एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये उसने जो कहा है कि दोनों कितने समय पर एक साथ मिलेंगे, दोनों का समय निकालना है। तो दोनों का समय का मतलब है दोनों का एलसीएम लेना है, यानी आपको एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालना 18 12 का, तो 18 का गुणनखंड कर लेंगे हम 2 2 6 3 18, तो बराबर हो जाएगा, यानी 2 गुणा 3 पे घात 2
और इधर 12 गुणा 2 दूनी 4 3 12, यानी ये हो जाएगा 2 पे घात 2 गुणा 3। तो देखिए ये आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 18 और 12 का। तो एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं उसमें लेते हैं न्यूनतम घात, और एलसीएम में लेते हैं बड़ी घात। तो 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2 जाएगा, तो 2 दूनी 4 3 तिरका 9, 2 चौको 36, यानी 36 मिनट बाद वे दोनों एक साथ मिलेंगे, 36 मिनट बाद। इस प्रकार से आपको ये भी सवाल साथ में हल कर देना है। हाँ तो देखिए बच्चों, अब आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अब अगली प्रश्नावली स्टार्ट होने के पहले, उसके पहले नियम है। अब आती है आपकी इसमें अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में मैंने पहले आपको शुरुआत में पढ़ा चुका हूं। अपरिमेय संख्याएं कौन कहलाती हैं? तो अपरिमेय संख्या बताया था कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत तथा अनावर्ती होता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी बताया था वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं अशांत और अनावर्ती होता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी इन संख्याओं को, मतलब इसका ये कि इन संख्याओं को भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात इन संख्याओं को p/q के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। p/q के रूप में इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, एक भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ध्यान है आपकी कि जहां p तथा q क्या है? पूर्णांक है। कोई पूर्णांक इस पे दिया कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। जैसे मैं बताया था, जैसे √2, √3, √5 पाई और √2/√3, 2/√3, मतलब जो माइनस भी दे सकते हैं। इस प्रकार से ये आपकी अपरिमेय संख्या थी, जो आपको बताया था। अब इससे संबंधित आपकी परिमेय है। अब देखिए बच्चों, आपकी इसमें अगली जो प्रश्नावली अपरिमेय संख्या बताई मैंने, इसमें जो है परिमेय 1.3 में दिया है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, p कोई आपकी एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है, p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। अगर p a² को विभाजित करती है तो जो p संख्या है वो a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए मान लीजिए, माना कि a के अभाज्य गुणनखंड, माना a के अभाज्य गुणनखंड a बराबर p1
कोमा P2 कोमा P3 कोमा डॉट Pn, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। Pn है अभाज्य गुणनखंड, P1 P2 P3 P4 P5 P6 आदि Pn है इसके गुणनखंड। जहां P1 है, जहां P1 P2 P3 जिसके क्या है अभाज्य गुणनखंड, इनकी अभाज्य गुणनखंड, तो जब ये अभाज्य गुणनखंड है तो इनकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। यानी एक को हमने एक अभाज्य गुणनखंड माना, तो इसके जो P1 P2 P3 जो होंगे ये मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से ये हम, अब अगर हम मान लो ए स्क्वायर लें, अब ये तो नहीं याद है, अब स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर होगा आपका P1 P2 डॉट Pn इंटू स्क्वायर है तो पेपर लगाएंगे P1 P2 डॉट Pn तक। इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब होता है P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pn यानी n पदार्थ तक। इसका तो जो हो जाएगा आपका गुणा करके P1 स्क्वायर कोमा P2 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर, तो जो आपका a स्क्वायर का मान होगा आपके इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दिया है कि P स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, P a स्क्वायर का को विभाजित करता है। तो यानी ज्ञात है कि P a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड, P इस a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि अंगगणित की आधारभूत प्रमेय से P स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं अंगगणित के आधारभूत प्रमेय से। अतः अंकगणित की आधारभूत अंगगणित की आधारभूत प्रमेय से आपने पढ़ा है पीछे इसमें, तो उसी का प्रयोग करके इसमें जाएगा। क्योंकि P1 P2 Pn a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि P1 P2 डॉट डॉट Pn के अभाज्य गुणनखंड कैसे है, P1 P2 डॉट डॉट P3 Pn के अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से इसलिए P1 P2 डॉट डॉट Pn, यानी जो P होगा वो P1 P2 डॉट डॉट Pn a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है। तो यानी में से एक है, डॉट Pn में से एक है, यानी ये P इन जो गुणनखंड होंगे इनमें से भी क्या होगा, एक है। अतः इसलिए हम a बराबर P1 और P2 यानी अतः a बराबर P1 P2 डॉट डॉट Pn, ये यानी आपके a बराबर P2 Pn है, इसलिए P a को विभाजित करता है। अतः P a को विभाजित करता है, यानी P a को विभाजित करेगा, P a को विभाजित करता है निश्चित रूप से। इस प्रकार से आपकी ये प्रमेय थी। प्रश्न 1.3 इसका पहला सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध
कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे हम इसे हल करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसे सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको मान के चलते हैं क्या माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। कल्पना करते हैं, हम कल्पना करके मान लेते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को पता है आपको, वो भिन्न के रूप में होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में या A/B के रूप में, किसी रूप में होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या भी यही करते हैं हम। अतः √5 बराबर P/Q, क्योंकि यही परिमेय संख्या का नियम है। √5 बराबर P/Q, यानी इस प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार से हम जब P और Q में एक के अतिरिक्त को, अतः P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं है। केवल एक ही होगा इनका, जैसे कि मान लो लिखते हैं अपन 2/3, तो केवल एक ही है सर्वनिष्ठ गुणनखंड, और कोई गुणनखंड इसका नहीं है। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं। अब देखिए आपका जो आएगा P बराबर √5Q, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आएगा P² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, Q का वर्ग कितना 5Q²। तो आप देख रहे होंगे Q² बराबर जाएगा कितना P²/5, तो यानी P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से कैसा है, विभाज्य है, यानी 5 P² को विभाजित करता है। अतः 5 P² को विभाजित करता है। जब 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को विभाजित करेगा, तो 5 P को विभाजित करेगा, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ये आपका जो प्रमेय पढ़ाई उसी प्रमेय के अनुसार है। जैसे था ये P² को विभाजित करेगा तो ये P को विभाजित करेगा, तो वही चीज है। 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से अब हम आगे भी इस प्रकार से प्रमेय के अनुसार अब हम मान लेंगे और कि इस प्रकार से हम इसमें इस प्रकार ही मान सकते हैं कि P बराबर माना P बराबर 5R, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जो आएगा
पी स्क्वायर बराबर 5 तेरे 25 आर स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे इसमें पी स्क्वायर, इसे आप चाहते तो समीकरण भी मान सकते हो, समीकरण नंबर 1, और इसको मान सकते आप समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में जो पी स्क्वायर का मान है, इस पी स्क्वायर का मान इसमें हम रख देंगे, पी स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे, यानी समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो देखिए पी स्क्वायर का मान दिया कितना 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 से इसको भाग चला जाएगा, यानी 25/5 आर स्क्वायर 25, यानी जो आएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। तो अब जैसे इसमें था कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को विभाजित नहीं करेगा, तो 5 क्यू को विभाजित करेगा, इसलिए 5 क्यू को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को विभाजित करता है। देखिए इसी प्रकार से 5 पी को विभाजित करेगा तो 5 पी को विभाजित, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को विभाजित करता है, क्योंकि P 5 से विभाज्य तथा Q 5 से विभाज्य है। P 5 से विभाज्य और Q 5 से विभाज्य है, Q भी कितना से आपके 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 P और Q का सारनिश अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 5 P तथा Q का सारनिश गुणनखंड है। 5 P और Q का कैसा सारनिश गुणनखंड है, जो केवल एक के अतिरिक्त है, केवल किसके, एक के अतिरिक्त, जो केवल एक के अतिरिक्त है, किसके मात्र, एक के अतिरिक्त है, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि इस पहले इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो इससे जो है ये कल्पना के हमारे विपरीत है, तब P और Q में कहते कोई अभाज्य गुणनखंड सारनिश नहीं है। अतः P और Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, एक के अतिरिक्त P और Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इससे यह कल्पना जो है हमारे के अंदर 5 परमेय संख्या मान के चले थे, विरोधाभास है। अतः √5 परमेय संख्या नहीं है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये सिद्ध हो जाता है कि √5 कैसी है कि परमेय संख्या, वो कैसी है, वो अपरमेय संख्या है, क्योंकि उसने बताया कि एक के अतिरिक्त कोई इसका गुणनखंड नहीं है और उसे P/Q के रूप में होना चाहिए, नहीं है, तो इसलिए आता है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है।